उदयपुर, राजस्थान। सुबह का वक्त। सिसोदिया पैलेस। रिदम हैरानी से मुंह खोलकर मिरांश को देख रही थी। तभी मिरांश उसके सामने चुटकी बजाकर बोला, व्हाट हैपन प्रिंसेस? मैंने कोई ऐसी बात कर दी जो तुम्हें अनएक्सपेक्टेड लग रही है या फिर तुम सोच सोच करके परेशान हो रही हो? डोंट वरी, मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। रिदम एकदम से होश में आकर बोली, क्या बोले जा रहे हो तुम? बच्चा, ये तो कभी प्लान ही नहीं हुआ। मिरांश उसे देखते हुए बोला, प्रिंसेस अगर प्लान नहीं किया तो फिर प्लान कर लेंगे साले साहब, और धनी ने भी तो प्लान किया ना। ये सुनते ही धानी को एकदम से खांसी आ गई और वो मिरांश को देखकर बोली, मुझे बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं, ओके। रिदम धानी को देखकर बोली, आराम से भाभी, कैसे खा रही हो आप? धानी उसे देखकर बोली, मैं आराम से खा रही थी, लेकिन तुम्हारा पति और मेरा भाई ऐसी बकवास करता है ना कि आराम से खाने वाले बंदे को भी हार्ट अटैक आ जाए। ये सुनते रिदम ने सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद धानी अपना खाना खत्म करके वहां से जा चुकी थी। उसके जाते ही रिदम मिरांश को देखकर बोली, कैसी बातें करते हो तुम? तुम्हारी बातें सुन करके ना सच्ची बता रही हूँ। मिरांश लापरवाही से बोला, कुछ भी करो प्रिंसेस, मेरी बातें सुनो और मुस्कुराओ, क्योंकि मेरा काम ऐसा ही है। अपनी बातें ऐसी होती हैं कि किसी के भी चेहरे पर स्माइल आ जाए, और मेरी प्रिंसेस के चेहरे पर तो सबसे पहले स्माइल आएगी। रिदम कुछ बोल पाती कि तभी मिरांश खड़ा होकर बोला, अब मुझे बकवास नहीं सुनाई देती है। आई मीन, तुम्हारी लेक्चर वाली बातें नहीं सुननी है। मैं जा रहा हूँ, मेरा बर्थडे है। तो फिर बर्थडे वाले दिन किसी को परेशान नहीं करते। बोलकर वो सिटी बजाते हुए वहां से निकल गया। उसके जाते ही रिदम अपने सर पर हाथ रखकर बोली, गॉड, एक तरफ भाई एक तरफ पति, इन दोनों के बीच में मैं क्यों फंस जाती हूँ? बोलते हुए उसका मुंह बन गया था। इधर मिरांश तुरंत रघुवंशी पैलेस से निकलकर गाड़ी के पास गया और उसने सीधे गौतम को कॉल कर दिया। कॉल पिक होते ही वो कुछ बोल पाता कि तभी गौतम बोला, हैप्पी बर्थडे भाई, अगले साल आप 30 साल के हो जाओगे, आप अपने 30s में इंटर करोगे। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, मेरी उम्र बढ़ाने की खुशी तो सबसे ज्यादा तुम्हें हो रही है, करना क्या है? गौतम मुस्कुराते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो बस देख रहा हूँ कि मेरे मीर भाई कितने बड़े होते जा रहे हैं। मिरांश आई रोल करते हुए बोला, जस्ट शट अप, एक काम करो, तुम्हें सीधे राजपूत मेंशन जाना है। ये सुनते गौतम की स्माइल एकदम से गायब हो गई। वो कुछ पल रुककर बोला, राजपूत मेंशन क्यों? अब वहां पर क्या है? प्लीज, आपका बर्थडे के दिन फिर से कोई ड्रामा नहीं, हर साल कुछ ना कुछ करते हो आप। और मिरांश बीच में बोला, गौतम जैन, मेरी बात सुनोगे या फिर बेच जाओगे? जाकर के मिस्टर अनिरुद्ध राजपूत से मेरी इकलौती माँ का गिटार लेना है तुम्हें। ये सुनते ही गौतम बिल्कुल शांत हो गया। तभी मिरांश फिर से बोला, 10 साल पहले डिमांड की थी मैंने उसे गिटार की, तब नहीं मिल पाया, लेकिन अब मिल रहा है और अब मुझे चाहिए। गौतम ने हल्का सा मुस्कुराकर बोला, समझ गया, डोंट वरी, आपका गिटार मैं खुद लेकर आऊंगा और सही सलामत उसे संभाल कर रखूंगा। मिरांश बिना किसी भाव के बोला, सही रहना चाहिए गौतम, मुझे नहीं मतलब है कि वो गिटार किस कंडीशन में हो, पर अगर तुम्हारी तरफ से उस पर एक भी खरोंच आए तो याद रखना, मिरांश रघुवंशी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। इधर निधि गौतम को देखकर बोली, क्या हुआ? भाई का फोन था, तुमने मुझे नहीं दिया, मुझे भी विश करना था। गौतम उसे देखकर बोला, तुम अपने फोन से कर लो, मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। ओके, ध्यान रखना अपना। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद गौतम राजपूत मेंशन के बाहर था। उसने अपनी गाड़ी पार्क की और फिर सीधे मेंशन की तरफ चला गया। गौतम जैसे मेंशन की गेट पर पहुंचा, एक आदमी उसे देखकर बोला, यस आप कौन? गौतम कुछ पल रुककर बोला, गौतम जैन, मिरांश रघुवंशी का मैनेजर। ये सुनते ही उस आदमी ने तुरंत दरवाजा खोला और गौतम अंदर चला गया। ठीक उसी वक्त प्रथम अपने कमरे से बाहर आया था। प्रथम गौतम को देखकर बोला, हेलो, हमारे घर में एक नया चेहरा। गौतम उसे देखकर बोला, एग्जैक्टली नया चेहरा, क्योंकि मैं। प्रथम बीच में बोला, मैं जानता हूँ, मिरांश के मैनेजर, गिटार लेने आए हो, वो देने का काम तो मेरे डैड ही करेंगे, तो फिर थोड़ा सा इंतजार कर लो। गौतम बिना कुछ बोले वहीं सोफे पर बैठ गया और अनिरुद्ध का इंतजार करने लगा। वहीं प्रथम वहां से जा चुका था। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध वहां पर आकर बोला, हेलो गौतम, सॉरी, मैं कुछ कर रहा था इसलिए थोड़ा बिजी हो गया, आओ मेरे साथ। गौतम बिना कुछ बोले खड़ा हो गया और वो अनिरुद्ध के पीछे चल दिया।
थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध और गौतम एक कमरे के बाहर थे। अनिरुद्ध कुछ पल रुककर बोला, ये मानवी का सबसे खास कमरा है। उसका बेडरूम नहीं, बल्कि उसका म्यूजिक रूम है, जहां पर उसकी सारी चीजें रखी हुई हैं। बोलकर अनिरुद्ध ने दरवाजा खोला और वो और गौतम दोनों अंदर चले गए। अंदर आते ही गौतम ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। हर जगह म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिन पर मानवी का इनिशियल बना हुआ था, उसके अवार्ड्स और फोटोज रखे हुए थे। सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मानवी की चीजों से भरी हुई थी। गौतम मन में बोला, काश आप ये सब देख सकते भाई। आप देख पाते कि आपकी माँ की चीजें कितनी प्यार से संभाल कर रखी गई हैं यहाँ पर। तभी अनिरुद्ध गौतम को देखकर बोला, कहाँ खो गए? गौतम एकदम से होश में आकर बोला, कहीं नहीं, बस भाई के बारे में सोच रहा था। उसकी बात का अनिरुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। अनिरुद्ध सीधे एक गिटार की तरफ बढ़ गया, जो कि एक तरफ सबसे अलग रखा हुआ था। वो मानवी का सबसे फेवरेट गिटार था, जिसे कभी अनिरुद्ध ने भी हाथ नहीं लगाया था, और जब मानवी थी तब वो किसी को छूने नहीं देती थी। अनिरुद्ध उस गिटार को देखकर बोला, यही है वो गिटार जो मिरांज को चाहिए। मानवी का गिटार, जिसके लिए उसने मुझसे एक बार बात भी की थी, पर मैंने नहीं दिया था। तो ले जा सकते हो तुम इसे। ये सुनते ही गौतम की नज़र उस गिटार की तरफ चली गई, जो कि रॉयल ब्लू कलर का था। वो हल्का सा मुस्कुराया और उसने आगे बढ़कर उसे गिटार को उठा लिया। गौतम अनिरुद्ध को देखकर बोला, काश आपने ये पहले दे दिया होता। और अनिरुद्ध बीच में बोला, गौतम तुम्हें नहीं पता कुछ भी, प्लीज मत बोलो। गौतम कुछ पल रुककर बोला, क्या नहीं पता मुझे मिस्टर राजपूत? ये कि आज मानवी राजपूत की डेथ एनिवर्सरी है, या फिर ये कि मानवी राजपूत मिरांश भाई को इस दुनिया में लाते हुए इस दुनिया से चली गई थी। अनिरुद्ध ने गौतम की बात का कोई जवाब नहीं दिया। गौतम बिना कुछ बोले वो गिटार लेकर तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वे दोनों नीचे हॉल में पहुंच चुके थे। अनिरुद्ध अचानक से बोला, ख्याल रखना इस गिटार का भी और मिरांश का भी। गौतम उसे देखकर बोला, गिटार का ख्याल रखने के लिए मिरांश भाई खुद है, और मिरांश भाई का ख्याल रखने के लिए भाभी है। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गया। उसके जाते ही अनिरुद्ध खुद से मानवी बोलकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। इधर सिसोदिया पैलेस में रिदम पूरे पैलेस में मिरांश को ढूंढ चुकी थी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला था। वो खुद से बोली, ये मिरांश कहाँ चला गया, कहीं दिख क्यों नहीं रहा। बोलते हुए वो अब तक हॉल में आ चुकी थी। तभी उसके पीछे से आवाज आई, क्या हुआ बेबी? ये सुनते ही रिदम ने मुड़कर शिवम को देखा और उससे बोली, भाई मुझे मिरांश कहीं नहीं दिख रहा है, आपने देखा क्या उसे कहीं? शिवम कुछ पल रुककर बोला, मैंने उसे कहीं भी नहीं देखा है। डाइनिंग टेबल टूटने के बाद मैं अब आ रहा हूँ यहाँ पर। आई डोंट नो, होगा कहीं पर, कॉल करके देख लो। रिदम परेशान होते हुए बोली, पर भाई वो फोन भी नहीं उठा रहा, मैं क्या करूँ, कहाँ जा सकते हैं वो? इतना बोलते हुए रिदम रुक गई और उसके दिमाग में अचानक एक बात आई। रिदम धीरे से बोली, भाई मुझे जाना होगा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बोलकर वो जैसे जाने को आगे बढ़ी, तभी शिवम उसका हाथ पकड़कर बोला, कहाँ जा रही हो? रिदम ने उसे देखकर कहा, मीर को लेने। बोलकर उसने अपना हाथ छुड़ाया और तुरंत वहां से निकल गई। शिवम बस उसे जाते देखते रह गया। रिदम सिसोदिया पैलेस से बाहर निकली और तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसने एक बार मिरांश को कॉल किया, लेकिन इस बार भी मिरांश ने कॉल नहीं उठाया। वो खुद से बोली, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ जरूर आएगी। बोलकर उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद रिदम रघुवंशी पैलेस के बाहर थी। उसने अपनी गाड़ी पार्किंग में पार्क की और तुरंत बाहर की तरफ बढ़ गई। वो जैसे आउट हाउस के पास पहुंची, एक आदमी उसे रोककर बोला, सॉरी मैम, आप अंदर नहीं जा सकती। रिदम उसे देखकर बोली, रिदम सिसोदिया को रोक नहीं सकते तुम, हाथ पीछे करो, वरना मिरांश को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। मिरांश का नाम सुनते ही उस आदमी ने अपने हाथ पीछे कर लिए। रिदम ने कुछ पल उसे देखा और वो तुरंत आउट हाउस की तरफ बढ़ गई। गेट के पास पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। उसकी नज़र सीधे अंदर सोफे पर बैठे हुए मिरांश की तरफ चली गई, जो कि चुपचाप बैठा हुआ सामने देख रहा था। रिदम उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, अगर बात कर आ जाते तो मुझे टेंशन नहीं होती ना पति। मिरांश सामने देखते हुए बोला, प्रिंसेस तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी थी कि तुम मेरे पीछे यहाँ तक आ गई। रिदम उसके पास बैठकर बोली, आना पड़ा, टेंशन हो रही थी तुम्हारी और तुम्हारा बर्थडे। मिरांश बीच में बोला, अभी नहीं प्रिंसेस,
अगर तुमने बढ़ते बोलना बंद नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिदम हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, गुस्से में तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। उसकी बात का मिरांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी बिना किसी भाव के सामने देख रहा था। रिदम ने जैसे ही मिरांश के हाथ पर अपना हाथ रखा, तभी मिरांश खड़ा होकर बोला, क्या करने आए हो तुम यहाँ? सिंपैथी दिखाने आए हो? मुझे कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, निकलो यहाँ से। रिदम खड़ी होकर बोली, सिंपैथी नहीं दिखाने आई हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहने आई हूँ। देखना है मुझे कि तुम क्या फील कर रहे हो। ये सुनते मिरांश एकदम से उसे कंधे से पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर बोला, लेकिन मुझे नहीं दिखाना कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। मुझे अपनी ये साइड किसी को नहीं दिखानी। अभी जाओ प्रिंसेस, और यहाँ पर आने के बारे में सोचना भी मत। रिदम उसकी आंखों में देखते हुए बोली, नहीं जाऊंगी। ये सुनते ही मिरांश ने एकदम से उसके कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। रिदम अभी भी उसकी आंखों में देख रही थी। उसने आज सोच लिया था कि वो बैक ऑफ नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मिरांश धीरे से बोला, नहीं सुनाई दे रहा है तुम्हें? रिदम धीरे से बोली, बिल्कुल भी नहीं। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि मिरांश ने एक कसकर उसके हाथ को पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। रिदम चिल्ला कर बोली, मीर, लीव माई हैंड राइट नाउ। लेकिन मिरांश उसकी कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं था। बाहर पहुंचते ही उसने जोर से रिदम का हाथ छोड़ा और उसकी नज़र तुरंत उस आदमी पर पड़ी जिसने रिदम को रोका था। अगले ही पल मिरांश ने उस आदमी के मुंह पर तुरंत एक मुक्का मार दिया। रिदम चिल्ला कर बोली, मीर। रघुवंशी पैलेस के बाहर रिदम के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मिरांश ने एक बार मुड़कर उसे देखा और फिर वो वापस उस आदमी को मारने लगा जिसे रिदम को अंदर आने दिया था। रिदम को नहीं पता था कि मिरांश गुस्सा किस बात का निकाल रहा था। रिदम एकदम से मिरांश की तरफ बढ़कर बोली, मीर, प्लीज स्टॉप इट। मार दोगे क्या तुम उसे अब जान से? मिरांश एकदम से उसकी तरफ मुड़कर चिल्ला कर बोला, मार दूंगा इसे जान से, क्योंकि मैंने इसे बोला था कि किसी को भी अंदर न आने दे, लेकिन इसने आने दिया। वहीं वो आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके मुंह से खून निकल रहा था और वो अपना पेट पकड़े दर्द से तड़प रहा था। वहां बाहर का शोर सुनकर घर के सभी लोग वहां पर आ चुके थे और आज सभी लोग घर पर थे भी। अभिराज गुस्से में बोले, क्या नाटक हो रहा है यहाँ पर? मिरांश, रघुवंशी, तुम्हें आउट हाउस क्या दिया? तुमने आउट हाउस के बाहर अपना ड्रामा शुरू कर दिया है। मिरांश बिना अभिराज की तरफ देखे बोला, अभिराज, रघुवंशी, आज नहीं। आज मैं कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूँ, और अगर किसी ने बेवजह सुनने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलते हुए उसने अपनी एकदम लाल आंखों से अभिराज की तरफ देखा। मिरांश को इतने गुस्से में देखकर अनामिका 2 कदम पीछे हटी। उसने साहित्य का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी साहित्य उससे बोला, तुम अंदर जाओ। अनामिका धीरे से बोली, लेकिन ये सब? साहित्य बीच में बोला, यहाँ पर जो हो रहा है हम सब हैंडल कर लेंगे। अनामिका, तुम अंदर जाओ। ओके, मैं आ रहा हूँ। बोलकर उसने एक नज़र अनामिका को देखा। अनामिका बिना कुछ बोले तुरंत वहां से अंदर चली गई। उसके जाते ही साहित्य मिरांश की तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या कर रहे हो तुम? ये किसी को मारने से क्या मिल जाएगा? मिरांश चिल्ला कर बोला, साहित्य, रघुवंशी, बीच में मत आओ। मैंने कहा बीच में मत आओ। बोलकर उसने एकदम से उस गिरे हुए आदमी के पेट पर वापस से लात मारी। तभी रिदम ने मिरांश को अपनी तरफ घुमाया और चिल्ला कर बोली, चुप, बिल्कुल चुप। अब अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिरांश, रघुवंशी। रिदम के चिल्लाने से मिरांश को न जाने क्या हुआ। वो चुपचाप उसकी आंखों में देखने लगा। रिदम एकदम से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोली, चुप, बिल्कुल शांत। ओके। बोलते हुए वो उसकी आंखों में देख रही थी। मिरांश कुछ बोल नहीं रहा था। वो चुपचाप खड़ा रिदम को देख रहा था। तभी अभिराज तेज आवाज में बोले, ये ड्रामेबाज लड़का, आज मानवी की मौत हुई थी और आज ही ये पैदा हुआ था। इस बात का गुस्सा सब पर निकाल कर क्या साबित करना चाहता है? ये सुनते ही मिरांश ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो कुछ रिएक्ट कर पाता या फिर बोल पाता, उससे पहले ही रिदम अभिराज को देखकर बोली, अभिराज अंकल, बहुत इज्जत करती हूँ मैं आपकी। मुझे मजबूर मत करिए कि आज मैं पहली बार आपकी बेइज्जती कर बैठी हूँ। अभिराज हैरानी से रिदम को देखने लगे। ये पहली बार था जब रिदम ने उनसे ऊंची आवाज में बात की थी। वो बहुत रेस्पेक्ट करती थी अभिराज की, लेकिन आज वो मिरांश के आगे हर किसी को जवाब देने के लिए तैयार थी। विक्रांत अभिराज के कान में बोला, डैड, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सब कुछ ड्रामा हैंडल कर लेंगे।
हमारा काम नहीं है बीच में आने का। विक्रांत की बात का अभिराज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिना कुछ बोले वहां से चले गए। विक्रांत भी उनके पीछे चला गया। वहीं वैशाली पैलेस के दरवाजे पर खड़ी चुपचाप मिरांश को देख रही थी। विक्रांत गेट के पास पहुंचा और वो वैशाली को देखकर बोला, तमाशा क्या देख रही हो? मजा आता है क्या तुम्हें तमाशा देखने में? वैशाली एकदम से उसे देखकर बोली, तमाशा नहीं देख रही हूँ, एक बच्चे को देख रही हूँ जो अपनी माँ की मौत के दिन अकेला है। ना खुद खुश हो सकता है, ना गम मना सकता है, क्योंकि तुम जैसे लोगों ने मिलकर के उसे पत्थर बनाकर रख दिया। विक्रांत बोरियत भरे लहजे में बोला, यू नो वॉट, ये मेलोड्रामा बंद करो, और अगर संभाल सकती हो ना उस लड़के को, तो जाकर संभालो, वरना पता नहीं क्या तमाशा करेगा वो। बोलकर वो अंदर चला गया। साहित्य धीरे से बोला, मीर। ये सुनते ही मिरांश की नजरें खुद ब खुद उसकी तरफ चली गईं। मिरांश की आंखों में कुछ पल देखने के बाद साहित्य ने एक गहरी सांस ली और वो एकदम मिरांश की तरफ बढ़ गए। तभी रिदम 2 कदम पीछे हट गई। साहित्य ने आगे बढ़कर मिरांश को अपने गले लगा लिया। मिरांश अभी भी चुपचाप खड़ा था। वो बिना कुछ बोले, बिना किसी भाव के बस सामने देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी होश में नहीं था। उसकी ये हालत देखकर रिदम का दिल टूटता रहा था। वो तो आज मिरांश को खुश करना चाहती थी, उसके होठों पर मुस्कुराहट देखना चाहती थी, लेकिन अभी जो हो रहा था ऐसा उसने कुछ सोचा ही नहीं था। साहित्य मिरांश की पीठ से हिलाते हुए बोला, मैं हूं यहाँ, और आई एम सॉरी, मैंने बकवास की ना। मिरांश धीरे से बोला, तुम खुद बकवास हो। साहित्य उससे अलग होकर बोला, मेरी तरफ देखो। मिरांश बिना कुछ बोले साहित्य की आंखों में देखने लगा। साहित्य गहरी सांस लेकर बोला, सॉरी, मैंने बहुत बकवास की ना। मैं खुद भी बकवास हूँ। मैंने बहुत बुरा बोला, तब नहीं बोलना चाहिए था। मुझे पता है, जानता हूँ कि तुम्हारी कमजोरी क्या है, जानता हूँ कि। मिरांश बीच में बोला, कुछ नहीं है मेरी कमजोरी। सुन लिया। बोलकर उसने साहित्य को धक्का दिया और वापस आउट की तरफ बढ़ गया। साहित्य बिना कुछ बोले उसके पीछे चला गया। मिरांश जैसे आउट हाउस के दरवाजे पर पहुंचा, वो एकदम से मुड़कर साहित्य को देखकर बोला, अंदर आने के बारे में सोचना भी मत। ये मानवी राजपूत की जगह है, वो औरत जो मुझे इस दुनिया में लेकर आई थी। यहाँ पर किसी का भी हक नहीं है, न तुम, न मेरी बीवी, किसी का भी नहीं। बोलकर उसने कुछ पल साहित्य को देखा और एक नज़र रिदम को देखकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। साहित्य चुपचाप गेट की तरफ देख रहा था। तभी उसे सिसकने की आवाज आई। उसने एकदम से मुड़कर रिदम को देखा, जो सर झुकाए रो रही थी। साहित्य रिदम के पास जाकर बोला, रिदम, तुम रो क्यों रही हो? प्लीज शांत हो जाओ। रिदम उसे देखकर बोली, साहित्य मेरा मीर, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। प्लीज उसे बाहर लेकर आओ ना, वो अकेला है, उसे किसी की। साहित्य बीच में बोला, वो ठीक हो जाएगा रिदम, प्लीज जस्ट रिलैक्स। रिदम उसे देखकर बोली, मैं तुम्हें क्यों बोल रही हूँ? तुमने तो खुद उसे इतना कुछ बोला है। फॉरगेट इट, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। बोलकर वो सीधे आउट हाउस के गेट के पास गई और वहीं नीचे बैठ गई। साहित्य ने कुछ पल उसे देखा और मन में बोला, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। गुस्से में बोला था, नहीं बोलना चाहता था। रिदम ने एक बार फिर से साहित्य को देखा और वापस दूसरी तरफ देखने लगी। वो बस चुपचाप मिरांश के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। साहित्य तुरंत वहां से चला गया। वो सीधे अपने स्टडी रूम में गया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। साहित्य इधर उधर घूम रहा था। उसे याद आ रहा था कि उसने मिरांश को क्या कुछ नहीं बोला था, स्पेशली मानवी वाली बात। साहित्य ने एकदम से अपने टेबल पर रखा हुआ सारा सामान उठाकर फेंक दिया और चिल्लाकर बोला, क्यों? क्यों बोला मैंने वो सब क्यों? बोलकर उसने कॉफी टेबल पर एक लात मारी और वहीं सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो फिर से बोला, मैं जैसा चाहता था वैसा नहीं हुआ। माना कि रिदम से शादी नहीं हुई, लेकिन ये नहीं चाहता था मैं। मीर मेरा भाई, बहुत कुछ किया है उसने मेरे लिए, और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर क्यों ऐसी गलती की मैंने? बोलकर उसने फिर से एक बार टेबल पर लात मारी और इस बार टेबल सीधे नीचे गिर गई। इधर रिदम चुपचाप बैठी मिरांश के आने का इंतजार कर रही थी। उसने दरवाजे से अपना सिर उठा लिया और चुपचाप सामने देखने लगी। आज मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी। वहीं अंदर मिरांश सोफे पर बैठा हुआ एक तस्वीर को देख रहा था, जो कि एक बड़ी सी तस्वीर थी और वो मानवी की थी, जिसमें मानवी एक अवार्ड पकड़े हुए कैमरा की तरफ देख रही थी। मिरांश धीरे से बोला, आई हेट यू, आई रियली हेट यू।
छोड़कर चली गई ना आप मुझे। छोड़कर चली गई और ये दुनिया कितनी गंदी है ना कि उसने मुझे बदल के रख दिया। बोलकर वो खड़ा हुआ और उसे तस्वीर के पास जाकर रुक गया। इस वक्त मिरांश की आंखें एकदम लाल थीं। ऐसा लग रहा था कि वो अपने अंदर के सारे जज्बात को अपनी आंखों में भरकर बैठा था। मिरांश ने एक बार उस फोटो को टच किया और फिर बोला, मैंने तो आपको फील भी नहीं किया ना। मैं आपकी मौत का जिम्मेदार बन गया, जबकि मैं जानता भी नहीं था कि मुझे जन्म देने वाली ठीक है। मुझे तो कुछ पता नहीं था। आपके भाई से लेकर के इस खानदान में सबने मुझे ब्लेम कर दिया। मिरांश रघुवंशी द किलर, अपनी मां का कातिल। इतना बोलकर वो रुका और फिर वही जमीन पर बैठ गया। मिरांश धीरे से बोला, कोई नहीं समझ सकता मुझे। लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा क्यों हूँ। एक पल में कुछ और बन जाता हूँ, दूसरे पल में कुछ और। क्यों न बनूं? मैंने सपने, मेरी जिंदगी मिलकर बर्बाद की है। जानती हैं आप कैसे बर्बाद की है? जब से सुनना शुरू किया ना, तब से सिर्फ एक ही चीज सुनी, अपनी माँ का कातिल। पैदा होना सबसे बड़ी गलती। अपनी माँ के साथ मर गया होता। बोलकर वो एकदम से हंस दिया। मिरांश लगातार हंसे जा रहा था। वो हंसते हुए बोला, क्या किस्मत है ना। जब इंसान दुनिया में आता है, वो खुश होना चाहता है। पर मेरी किस्मत। बोलकर वो रुका और फिर जोर जोर से हंसने लगा। वही रिदम, जो चुपचाप बाहर बैठी थी, उसे मिरांश की हंसी सुनाई दे रही थी और उसे उस हंसी के पीछे का दर्द भी साफ समझ में आ रहा था। प्यार था तो दर्द का एहसास भी था। उसने गेट की तरफ देखा और लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अंदर मिरांश हंसते हुए बोला, आपकी बहन जो मेरी सगी माँ बन सकती थी, जो मुझे प्यार दे सकती थी, उसने मुझे ठुकरा दिया। आपको लगा कि आप चली जाओगी तो आपका प्यार मतलब मेरा सगा बाप और आपकी बहन मुझे प्यार देंगे, मुझे इस घर का हिस्सा बनाएंगे। पर आपकी खुद की बहन ने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। नफरत करती थी वो मुझसे। सुना है मैंने उनके मुंह से। आपको पता है क्या सुना? बोलकर वो एकदम से शांत हो गया। थोड़ी देर बाद मिरांश धीरे से बोला, मानवी का खून है ये, मेरी बहन का कातिल है। उससे भी बड़ी बात, इसे देखकर मुझे नफरत होती है। काश ये मार जाए। बोलते हुए वो लगातार मुस्कुराए जा रहा था। मिरांश एकदम से खड़ा होकर बोला, आई हेट यू। नफरत होती है आपसे, इतनी नफरत होती है ना कि आपके लिए ये आउट हाउस बनवा दिया। बहुत लड़कर मैंने ये जगह अपने नाम की है क्योंकि मेरे बाप तो मुझे अपना समझता ही नहीं था। बहुत जल्दी बड़ा हो गया मैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। खुद को बचा लिया होता, मुझे मरने दिया होता। इतना बोलकर वो रुका और फिर एकदम से हंसकर बोला, तो आपके लिए अच्छा होता ना। खुश रहती मानवी राजपूत, खुश रहती। मैं इस दुनिया में नहीं होता और मुझे वो नहीं देखना पड़ता जो मैंने देखा, जो मैंने हर साल अपने बर्थडे पर देखा है। बर्थडे, ब्लडी बर्थडे। आई हेट यू। इस दिन से भी नफरत है मुझे और तुम्हारे नाम से भी नफरत है, मानवी राजपूत। बोलकर उसने तुरंत वहीं टेबल पर रखा हुआ एक पेपर वेट उठाकर मानवी की तस्वीर पर फेंका। कांच के टुकड़े जमीन पर बिखर चुके थे। वही कांच टूटने की आवाज सुनकर रिदम से रहा नहीं गया। वो एकदम से खड़ी होकर बोली, मीर प्लीज गेट खोलो। रिदम की आवाज सुनते ही मिरांश की नजरें वापस से गेट की तरफ चली गईं। वो धीरे से बोला, इंतजार। तुम इंतजार कर रही हो प्रिंसेस। जिंदगी में पहली बार कोई मेरा इंतजार कर रहा है। सच में। बोलते हुए वो गेट की तरफ देख रहा था। रिदम लाचारी से बोली, प्लीज मीर ओपन द डोर। प्लीज, मुझे डर लग रहा है। प्लीज एक बार दरवाजा खोल दो। अंदर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। वही रिदम का डर बढ़ता चला जा रहा था। उससे अब और नहीं रहा गया। उसने तुरंत वहीं पास में पड़ी हुई एक लोहे की रॉड उठाए और सीधे दरवाजे पर दे मारा। वो दरवाजा कोई नया नहीं था, एक पुराना दरवाजा था और एक ही बार में वो दरवाजा टूट गया। रिदम सीधे अंदर गई और उसकी नजरें सामने चली गईं। कैसे रिएक्ट करेगा मीर, जानने के लिए पढ़ते रहिए।